हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्पित में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, जो सामान्य घटना चक्र का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे भारत के संवैधानिक विकास से स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। भारतीय संविधान का निर्माण क्रमिक विकास का परिणाम है। ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार के आकांक्षाओं से भारत का आधुनिकीकरण किया तथा पश्चात शिक्षा प्रसार किया। इस क्रम में भारतीयों ने विकास और स्वतंत्रता हेतु ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की। इन मांगों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों ने भारतीय संविधान के आधार का कार्य किया। भारतीय सभा का गठन अब लोग पढ़ेंगे। वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया। संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। मतलब विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे लगभग 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट संविधान में आवंटित की गई थी। मतलब 10 लाख जनसंख्या पर एक विधानसभा की सीट थी। विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। विधानसभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मतलब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष। इधर लिखा है समितियां, फिर अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ पटेल। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। संविधान सभा कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान में से 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। क्या था? 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान की गणना की दृष्टि से भारतीय संविधान में लगभग 465 अनुच्छेद हो गए और 25 भाग हो गए और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान के लागू होने की तिथि को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। एक बार फिर इसको पढ़ेंगे। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान अपनाया गया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। मतलब संविधान के जितने भी भाग हैं और जितने भी उसमें कार्य है, कौन, क्या और किस देश से लिया गया। ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन प्रणाली लिया है। ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता भी लिया है। ब्रिटेन से हमने विधि का शासन आदि भी लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग मूल अधिकार लिए हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिए हैं, न्यायिक पूर्वालोकन का सिद्धांत लिए हैं, उपराष्ट्रपति का पद लिए हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिए हैं, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए हैं। कनाडा से हम लोग लिए है केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति लिए है कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था भी हम लोग कनाडा से लिए और शिष्ट शक्तियों का केंद्र में नियुक्त होना हम लोगों ने कनाडा से लिए। आयरलैंड से लिए
नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिए हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य लिए हैं। जर्मनी से हम लोगों ने लिया आपातकाल के दौरान मूल अधिकार को स्थगन, मतलब आपातकाल के दौरान जो आपके मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं वो हम लोगों ने कहाँ से लिए, जर्मनी से लिया। सोवियत संघ से हम लोगों ने मूल कर्तव्य लिए हैं, जो हमको मूल कर्तव्य संविधान में दिए गए जिनको हमें मानना होता है, वो मूल कर्तव्य हम लोगों ने सोवियत संघ से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आदि हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम लोगों ने जापान से लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं संविधान के महत्वपूर्ण भाग। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र हैं, जो अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग 2 में नागरिकता है, जो अनुच्छेद 5 से 11 है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो 36 से 51 है। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य है, जो 51 का क है। भाग 5 में संघ सरकार से संबंधित उपबंध है, जो 52 से 151 है। भाग 6 में राज्य से संबंधित उपबंध है, जो 152 से 237 है। भाग 7 नहीं है, भाग 7 को हटा दिया गया है। भाग 8 में राज्य संघ राज्य क्षेत्र है, जो 239 से 242 है। भाग 9 में पंचायतें, जो 243 से 243 तक है। भाग 9 के क में नगर पालिकाएं हैं, जो 243 त से 243 य और 6 है। भाग 9 के ख में सहकारी समिति है, जो 243 एच जेड से जो 243 जी टी तक है, जेड टी तक है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध बताता है, जो 245 से 263 तक है। भाग 15 में निर्वाचन बताता है, जो 324 से 329 क तक है। भाग 17 में राज्य भाषा बताता है, जो 343 से 351 है। भाग 18 में आपात उपबंध बताता है, जो 352 से 360 है। भाग 20 में संविधान का संशोधन है, जो 368 है। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूची और उनके विषय। यहाँ लिखा है अनुसूची और यहाँ लिखा है विषय। पहली अनुसूची राज्य व संघ क्षेत्र है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का एवं पेंशन है। तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के राजनीतिक क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में उपबंध है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं है। नौवीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान का प्रस्तावना, और ये प्रस्तावना भारत के हर एक नागरिक को ऐसे तो याद होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मृत्यु मार्ग शेष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम के एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब तक प्रस्तावना में मात्र एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधित किया गया है। नेक्स्ट है, हम पढ़ेंगे भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। भारत के राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स घोषित किया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश है। हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम इंडिया, दैट इज भारत, तथा राज्य क्षेत्र उल्लेख किया गया। भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। श्री राम मुल्लू की मृत्यु के पश्चात 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश गठन किया गया था।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारतीय संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है। केंद्रीय गृह मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। आप कमेंट में बताइए इस में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है। अब हम पढ़ेंगे भारत के क्षेत्रीय परिषद। फर्स्ट है उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय है दिल्ली और इससे संबंधित जो राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय है चेन्नई और इसके अंतर्गत राज्य आते हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी। तीसरा है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय है कोलकाता और इसके अधीन राज्य आते हैं बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय मुंबई और इसके अधीन राज्य आते हैं महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव तथा दादर एवं नागर हवेली। अब ये दमन और दीव और दादर नागर हवेली ये एक राज्य है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद प्रयागराज और इसके अधीन राज्य आते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। नोट, पूर्वोत्तर राज्य तथा पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड के क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। हम लोग पढ़ेंगे राज्य में भारत के नए राज्यों का गठन। यहाँ दिखाया राज्य और एक गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 और ये पहला राज्य था भाषा के आधार पर गठन होने वाला। गुजरात और महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960। नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963। हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 25 जनवरी 1971। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972। सिक्किम का गठन हुआ था 16 मई 1975। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987। गोवा का गठन हुआ था 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000। झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2000। अब हम पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के तहत अनुच्छेद 370 के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में बांट दिया गया जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में 2 जिले कारगिल तथा लेह जिला शामिल है। शेष क्षेत्र जम्मू कश्मीर में शामिल है। 26 जनवरी 2020 से केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली दमन एवं दीव का विलय कर इसे एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव बना दिया गया। इसकी राजधानी दमन है। अब लोग पढ़ेंगे नागरिकता। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण है। भारतीय संविधान नागरिकों को इकहरी नागरिकता प्रदान करता है। हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 का मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। मूलतः संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार है। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में संविधान में के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए जिनका विवरण इस प्रकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। राज्य भारत राज्य क्षेत्र किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेद, विभेद या निषेध राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन तथा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। सेना अथवा विधा संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। मतलब आपको विदेश में कोई भी उपाधि अगर मिल भी जाती है, जब तक उसे और भारत का राष्ट्रपति नहीं कहेगा या सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक आप वो नहीं ले सकते कोई उपाधि।
स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय के कुछ अधिकारों का संरक्षण वर्तमान के अनुच्छेद 19 एक के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 ए का कम वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिससे न्यूज वाले कुछ भी नहीं बोल देते कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, बिना किसी खोज खबर के। ये वही स्वतंत्रता है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, बट ये नहीं कि कुछ भी बोले। अनुच्छेद 19 का खर्च शांतिपूर्ण बिना हथियार का सम्मेलन और स्वतंत्रता। आप देखते हैं दिल्ली में हर जगह सम्मेलन हो रहा है, शांतिपूर्ण वहां धरना दे रहे हैं लोग, तो ये वो है। अनुच्छेद 19 का ग संघ समिति बनाने की स्वतंत्रता। तो लोग मतलब संघ बना लेते हैं कि हमारी ये पार्टी है, हमारा छोटा सा ये दल है, वो है। अनुच्छेद 19 का घ भारत के राज्यों में बिना बाधा घूमने की स्वतंत्रता, मतलब आप भारत के किसी भी राज्य में बिना वीजा के घूम सकते हैं। अनुच्छेद 19 का एक कड़ाव भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता। अगर आपके पास क्षमता है, पैसा है, तो आप भारत के किसी भी राज्य में, उधर नीचे केरल से लेके ऊपर जम्मू कश्मीर तक, कहीं भी आप बस सकते हैं। अनुच्छेद 19 का 6 जीवन चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपाजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता है। मतलब आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, ये नहीं कि आप ड्रग्स ही बेचने लगो, तस्करी करने लगो, ये सब नहीं। वो जो कानून के नज़र में वो मान्य है, वो आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता वर्णन है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब तक वह किसी प्रवृत्त विधि या उस समय लागू का अतिक्रमण करेगा। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं किया जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति ने कोई कोई चीज चुराया है और 2 बार उस चीज को चुरा लिया है, एक ही घर से या कहीं से, तो उसे एक ही बार उसे दोष सिद्धि के लिए एक बार ही दंड दिया सकता है। मतलब कि जितनी बार चुराया उसके उतनी बार दंड नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को अपराध के लिए, ये तो हो गया, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 प्राण व देह स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण व देह स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब आप पे कितना भी रूल रेगुलेशन कोई लगा ले, लेकिन आपको अपने प्राण और देह, अपने शरीर और अपनी जान की स्वतंत्रता करने का अधिकार है, आप उसे कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा कराई जाएगी। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। किसी व्यक्ति गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार प्राप्त, उसे गिरफ्तारी के कारणों का अवगत कराया जाए। मतलब आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको ये बताया जाए। उसे 24 घंटे के अंतर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। मतलब कि आपको ले जाने के समय जो यात्रा में तय की गई दूरी है उसको छोड़ के आप जब पुलिस थाने में पहुंच जाएंगे, वहां सिग्नेचर हो जाएगा, उस समय से 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने जरूर पेश करना होता है। उसे अपने विधि व्यवसायी वकील से परामर्श करने और बचाव करने का अधिकार है। मतलब अपने आप वकील से परामर्श कर सकते हैं, आप वकील ले सकते हैं और उसे अपने बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार, बालत्र श्रम को प्रतिबंध किया गया है 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 के में कारखानों खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को नियोजन का प्रतिबंध निषेध किया है। मतलब 14 वर्ष से कम कोई बच्चा किसी खतरनाक, जैसे खदान हो गया, कोयले की खदान हो गया, जैसे कोई मिल हो गई, कोई फैक्ट्री हो गई, उसमें कोई 14 वर्ष से कम का बच्चा कोई काम नहीं कर सकता। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गई है। मतलब आप अपने धर्म की प्रचार स्वतंत्रता कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म के अभिव्यक्ति के लिए करों और समुदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 28 के कुछ शिक्षण संस्थाओं को धार्मिक अथवा शिक्षा तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे कि वो मदरसा चलता है, कोई संस्कृति स्कूल चल रही है, वो क्रिश्चियन लोग का स्कूल चलता है, मतलब किसी विशेष धर्म का शिक्षा दिया जा सकता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित है। अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार प्रदान किया गया।
नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के 5 तरह के रिट, निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम में जरूर पूछते हैं, मतलब ऐसे पूछ देगा अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा, तो भीमराव अंबेडकर को। पूछ देगा भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा, तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है, तो भीमराव संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, ये हो जाएगा। मतलब एक ही क्वेश्चन को 5-6 तरीके से पूछना है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो जाती है। मतलब राष्ट्रीय जब आपातकाल लगता है 352, तो अनुच्छेद 20 और 21 छोड़कर सब आपको हटा दिए जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इन्हें लागू कराना राज्य की सुविधा पर निर्भर करता है, मतलब राज्य चाहे तो इन्हें लागू कर सकती है, चाहे तो ना कर सकती है। इन्हें न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात ये वैधानिक शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था की राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए। अनुच्छेद 39 क के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता की व्यवस्था की जाए। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्याय संगत और मानवोचित दिशा के प्राप्त प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों को निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 43 क के तहत उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान आचार संहिता का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 46 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 48 के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन्य एवं वन्य जीव की रक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा वस्तुओं की सुरक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का प्रतिकरण का प्रावधान है। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान है। अब हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 के अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1976 द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इनको स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, मतलब सोवियत संघ के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य। कहा गया ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों की सूची। 51 के क्रम मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पहला है संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। पहला तो आपका ये कर्तव्य है और सबको ये करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अछूट रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों को समरसता और सम्मान, भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। नेक्स्ट है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उनका परीक्षण करें। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण, जिनके अंतर्गत वन्य झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन
तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिसे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्ध की नई ऊंचाइयों को छू सके। नेक्स्ट है यदि माता पिता या संरक्षण है तो 6 से 14 वर्ष की तक की आयु वाले बच्चों को यथास्थिति बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। नोट: मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। अब लोग पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में पढ़ते हैं राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल आदि शामिल होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल में नियुक्त है। देखते हैं कहाँ लोग ज्यादा द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद कोविंद कर रहे हैं। पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है, तो समझ सकते हैं कि पावर सबसे ज्यादा किसके पास है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय संविधान का वर्णन किया गया। अब लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। भारत का एक राष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 52 के तहत। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 53 ए के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। योग्यता राष्ट्रपति की हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का विवरण है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट है चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो। नेक्स्ट है निर्वाचन। अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों तथा यथाशक्ति संघ राज्यों का विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। नेक्स्ट है पदावधि। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। नेक्स्ट है शपथ। अनुच्छेद 60 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों तथा उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। हम लोग पढ़ेंगे वेतन। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए। नेक्स्ट महाभियोग। अनुच्छेद 61 ए के तहत राष्ट्रपति पर संविधान की अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग लगाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन होने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं। अब लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 31 मई 1962। नेक्स्ट है सर्वपल्ली राधाकृष्णन 31 मई 1962 से 31 मई 1967। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969। नेक्स्ट है वीवी गिरी 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। नेक्स्ट है नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। नेक्स्ट है आर वेंकट रमन 25 जुलाई 1984 से 25 जुलाई 1992। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। नेक्स्ट है के आर नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002। नेक्स्ट है एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007। नेक्स्ट है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017। नेक्स्ट है रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से अब तक नहीं है, अब हो गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो अभी पिछले महीने हुए हैं। नेक्स्ट है वीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना हुई थी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां। विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त है। संसद के सत्र को बुलाना,
सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार। प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार। सदनों को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, ये सब राष्ट्रपति कर सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है। मतलब संसद द्वारा कोई पारित विधेयक पारित हो गया, ये यहाँ लागू करेंगे, जब तक उस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना लगाए या अपना अंगूठा ना मारे, तब तक वो कानून नहीं बन सकता भाई साहब। राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, विशेष अनुभव ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80 के 10 अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद के सत्र को पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य। संसद के अनुमोदन के पश्चात अध्यादेश 6 माह तक प्रभावी रहता है। क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा कर सकता है। दंड कम करने, दंड के परिहार, परिणाम और न्याय का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान याचिका रद्द किए जाने पर वह याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती। राष्ट्रपति भाई साहब भारत में एक ऐसा शख्स है, मतलब शख्स है कि वो मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है, या मृत्यु दंड को वो पूरी आजीवन काल में परिवर्तन कर सकता है या उसे कम कर सकता है। किसी व्यक्ति को 60 वर्ष की सजा हुई है, उसे 30 वर्ष, 10 वर्ष कर सकता है। ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। और अगर राष्ट्रपति के पास याचिका लेके गए हैं कि इस पे कुछ देखिए और राष्ट्रपति ने उसको रद्द कर दिया, तो फिर से आप राष्ट्रपति के पास उसको नहीं लेके जा सकते। एक बार उसने कमिटमेंट कर दी कि भाई खत्म तो खत्म। आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात घोषित करने का अधिकार है। पहला है राष्ट्रीय आपात होगा। युद्ध या बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगाता है। राष्ट्रपति शासन। राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। जैसे राज्य में इधर उधर कुछ गड़बड़ी होती है ना, तो बोलते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग गया, तो वही 356 के तहत लगता है। वित्तीय आपातकाल। वित्तीय यथास्थिति, अप्रत्यक्ष क्रेडिट के संकट के समय अनुच्छेद 360 के तहत लगता है, जो अभी तक एक भी बार लगा नहीं। मतलब देश में आर्थिक संकट आ जाए तो 360 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अक्टूबर 1962 में भारत चीन के युद्ध के समय हुई थी। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुई थी। तीसरी राष्ट्रीय आपात की घोषणा जून 1975 में हुई थी। परामर्श की शक्ति। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। यही बात होगी कि मैं आपसे पूछ सकता हूं, लेकिन आप मुझे जो बताएंगे उसके लिए मैं बाध्य नहीं हूं कि हाँ वो तुम्हें करना ही है। ठीक है, स्वतंत्र है, बस पूछ सकता है, और पूछेगा तो आपको बताना है। जैसे तुम्हारे घर में पापा हैं, तुमसे कुछ पूछ सकते हैं और तुम्हें बताना है, लेकिन वो सोचेंगे कि इसे करना है कि नहीं, वो उन पर डिपेंड करता है। तो ये राष्ट्रपति के पास शक्ति है अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट निर्वाचन। अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है, सॉरी दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। अब हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति कार्यकाल। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 क्रम अनुसार। प्रथम कार्यकाल 1952 से 1957, द्वितीय कार्यकाल 1957 से 1962, 2 बार रहे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन 1962 से 1967, वीवी गिरी 1967 से 1969, गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974, बीडी जत्ती 1974 से 1979, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह 1979 से 1984, आर वेंकटरमन 1984 से 1987, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, के आर नारायणन 1992 से 1997, कृष्णकांत 1997 से 2002, भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007, अहमद अंसारी 2007 से 2017। क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 2017 से 12 और द्वितीय कार्यकाल 12 से 17 है। वेंकैया नायडू 2017 से अब तक नहीं है, अब जगदीप धनखड़ हो गए हैं। ये आप याद रखिएगा, अब जगदीप धनखड़ है जो अभी कुछ महीने पहले ही हुए हैं।
योग्यता, उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर आप 35 वर्ष की आयु हो तो समझिए कि आप उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये भी होना चाहिए भाई, ऐसे ही नहीं बन जाओगे, किसी लाभ के पद पे ना हो। पदावधि, अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि समानता 5 वर्ष होती है। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। किसके अनुसार? 74 के अनुसार। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देगा और प्रधानमंत्री जिन जिनको मंत्रियों कहेगा उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जैसे मोदी जी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी ने कर दी। अब मोदी जी जिन जिन व्यक्तियों का नाम लेंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद के लिए। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। ठीक है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। बड़ी बात है भाई। भारत के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री क्रमानुसार कार्यकाल: जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964, गुलजारीलाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 कार्यवाहक थे। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966, फिर गुलजारीलाल नंदा बने 11 जून 1966 से 24 जून 1966, फिर कार्यवाहक ही रहे। नेक्स्ट इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1970, फिर मोरारजी देसाई 24 मार्च 1970 से 28 जुलाई 1979, फिर चौधरी चरण सिंह बने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, फिर इंदिरा गांधी बनी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, फिर राजीव गांधी बने 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989, विश्वनाथ प्रताप सिंह बने 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990, फिर चंद्रशेखर बने 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, फिर पीवी नरसिंह राव बने 21 जून 1991 से 16 मई 1966, अटल बिहारी वाजपेयी बने 16 मई 1966 से 1 जून 1966, एच.डी. देवगौड़ा बने फिर 1 जून 1966 से 21 अप्रैल 1997, इंद्र कुमार गुलजार बने 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998, फिर अटल बिहारी वाजपेयी बने 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004। जैसे पढ़ेंगे अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004, फिर मनमोहन सिंह बने 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, फिर नरेंद्र मोदी बने 26 मई 2014 से भाई साहब 2023 आ गया। बंदा अभी तक बना हुआ है और आने वाले चुनाव में भी आगे बना ही रहेगा। इसने अपनी ऐसे इमेज बना रखी है। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। मतलब मोरारजी देसाई दादा उम्र के थे और राजीव गांधी भाई उम्र के थे, लौंडे थे। अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। पहले मोरारजी देसाई थे, फिर चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह है, फिर पीवी नरसिंह राव है, एच.डी. देवगौड़ा है, फिर नरेंद्र मोदी है। फिर संसद, हम लोग पढ़ेंगे संसद। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया, शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उससे अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होते हैं, जबकि 12 अध्यक्ष सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। फिर से एक बार पढ़ेंगे, संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80 ए के तहत
हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा सदस्य संख्या। ठीक है, कौन से राज्यसभा में कौन से सदस्य हैं। आंध्र प्रदेश में 11 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, असम में 7 है, बिहार में 16 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, गोवा में 1 है, गुजरात में 11 है, हरियाणा में 5 है, हिमाचल प्रदेश में संख्या 3 है, जम्मू कश्मीर में सदस्य संख्या 4 है, झारखंड में 6 है, कर्नाटका में 12 है, केरल में 9 है, मध्य प्रदेश में 11 है, महाराष्ट्र में 19 है, मणिपुर में 1 है, मेघालय में 1 है, मिजोरम में 1 है, नागालैंड में 1 है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 3 है, उड़ीसा में 11 है, पुडुचेरी में 1 है, पंजाब में 7 है, राजस्थान में 11 है, सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 18 है, त्रिपुरा में 1 है, उत्तर प्रदेश में सदस्य संख्या जो है वो 31 है, सबसे ज्यादा है। उत्तराखंड में 3 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, तेलंगाना में 7 है। नेक्स्ट है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इनकी 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83 ए के तहत राज्यसभा की विशेष शक्तियां हम लोग पढ़ेंगे। अखिल भारत सेवा कर सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है तथा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय के राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकती है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा। लोकसभा का संसद का निम्न सदन होता है। इसकी अधिकतम संख्या 350 से प्लस 20 निर्धारित की गई है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543, इनमें से 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा सदस्य संख्या। किस राज्य में लोकसभा सदस्य संख्या कितनी है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 25 है, असम में 24 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, गोवा में 2 है, हरियाणा में 10 है, जम्मू कश्मीर में 5 है, कर्नाटका में 28 है, महाराष्ट्र में 48 है, मध्य प्रदेश में 29 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, बिहार में 40 है, गुजरात में 26 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, झारखंड में 14 है, केरल में 20 है, मेघालय में 2 सीट है, मणिपुर में 2 सीट है, मिजोरम में 1 सीट है। हम लोग पढ़ेंगे नागालैंड में 1 सीट है, पंजाब में 13 सीट है, सिक्किम में 1 सीट है, तमिलनाडु में 39 सीट है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सीट है, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। चलिए राज्यसभा की पश्चिम बंगाल में 42 सीट है, दिल्ली राजकीय क्षेत्र में 7 सीट है, चंडीगढ़ में 1 सीट है, लक्षद्वीप में 1 सीट है, लद्दाख में 1 सीट है, पुडुचेरी में 1 सीट है, दादर और नगर हवेली दमन और दीप में 2 सीट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1 सीट है, उत्तराखंड में 5 सीट है, त्रिपुरा में 2 सीट है, तेलंगाना में 17 सीट है, राजस्थान में 25 सीट है, उड़ीसा में 21 सीट है। फिर से पढ़ेंगे उड़ीसा में 21 सीट है, राजस्थान में 25 सीट है, तेलंगाना में 17 सीट है, त्रिपुरा में 2 सीट है, उत्तराखंड में 5 सीट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 सीट है, दादर और नगर हवेली में 2 सीट है और दमन और दीप में मिला के 2 सीट है, पुडुचेरी में 1 सीट है। हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा का कार्यकाल समानतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा 93 के अनुसार अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है, मतलब दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा के कार्यवाहियों का संचालन करता है। लोकसभा सभा की कार्यवाहियों का संचालन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा करता है, मतलब लोकसभा का अध्यक्ष ही ये तय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अन्य तत्व अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया, जो सिर्फ राष्ट्रपति बुला सकता है। किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के गतिरोध और स्थिति में संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, अनुच्छेद 118 के 4 के तहत। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर तथा उपाध्यक्ष एम अनंत सेनम अयंगर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी थी। नवगठित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति नई लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करने
नए सदस्यों को शपथ दिलाने, अध्यक्ष के पद का निर्वाचन का संचालन करने के लिए स्थायी तौर पर नियुक्त करता है, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। नेक्स्ट है नोट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है, सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली है। संसद की वित्तीय समिति, लोक लेखा समिति, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्राक्कलन समिति अब लोग पढ़ेंगे, इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो कि लोकसभा के लिए से ही लिए जाते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इनमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिनमें से 5 सदस्य लोकसभा में से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ेंगे। शून्यकाल, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय शून्यकाल कहा जाता है। देखिए विनियोग विधेयक, इसके द्वारा ये भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। इसमें संचित निधि पर भारित व्यय हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। वित्त विधेयक, ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 110 के उपखंड क से उपखंड 6 तक उल्लिखित विषयों से संबंधित धन विधेयक कहलाते हैं। इसमें लोकसभा में पेश किए जाते हैं। इसे केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं। धन विधेयक कहाँ पेश होता है? लोकसभा में। हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियों आदि का उल्लेख है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। गठन अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़कर 33 कर दी गई है। इस प्रकार वर्तमान में उच्चतम न्यायालयों की कुल न्यायाधीशों की संख्या 34, मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है। पदावधि, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालांकि अवकाश ग्रहण करने हेतु तो अधिकतम 65 वर्ष है। पदमुक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के शक्तियों का अधिकार, प्रारंभिक अधिकार था भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में या भारत सरकार और कई एक राज्य या अनेक राज्यों एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। ये कौन कर सकता है? उच्चतम प्रारंभिक अधिकार, मतलब कि भारत सरकार के अंतर्गत एक से या दूसरे राज्य से कोई विवाद हो गया तो वो उच्चतम न्यायालय ही उसको डील करेगा, उसको सही करेगा, वो उसके अधिकार के क्षेत्र आता है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसा विवाद जहां वैधानिक अधिकारों का प्रश्न शामिल है, वो भी उच्चतम न्यायालय ही करेगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है या निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ सुनवाई कर सकता है। मतलब निचली अदालत ने कोई फैसला कर दिया तो उसे उच्चतम न्यायालय अपने पास ला सकता है, उसे देख सकता है, उसका फैसला बदल सकता है। परमाशदात्री अधिकार, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन मान्य नहीं है, वो सिर्फ सलाह ले सकता है। पुनर्विचार संबंधित क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वे स्वयं के निर्णयों को पुनर्विचार कर सकते हैं। अभिलेख उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसके फैसलों को सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। भाई बड़ा तेज हो रहा है। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालयों का गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों के बारे में प्रावधान उल्लिखित है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे नाम, स्थापना, अधिकार का मुख्य पीठ। इलाहाबाद स्थापना हुआ था 1866 में।
अधिकारता क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश, मुख्य पीठ है प्रयागराज, खंडपीठ है लखनऊ। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, स्थापना वर्ष आता है 1 जनवरी 2019 और अधिकारता क्षेत्र आता है आंध्र प्रदेश, मुख्य पीठ आता है अमरावती। नेक्स्ट है बॉम्बे, स्थापना है 1862, अधिकारता क्षेत्र आता है महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीप और मुख्य पीठ आता है बॉम्बे, खंडपीठ आता है नागपुर, पणजी और औरंगाबाद, 3 खंडपीठ है। नेक्स्ट है कोलकाता, 1862 स्थापना वर्ष है, अधिकार क्षेत्र आता है पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, मुख्य पीठ आता है कोलकाता, स्किडवेज, पोर्ट ब्लेयर, खंडपीठ है। छत्तीसगढ़ 2000 में स्थापना वर्ष हुआ था 2000 और अधिकार क्षेत्र आता है छत्तीसगढ़ और मुख्य पीठ है बिलासपुर। नेक्स्ट है दिल्ली 1966 और अधिकार क्षेत्र आता है दिल्ली और मुख्य पीठ भी है दिल्ली। फिर है गुवाहाटी 1948 और इसका अधिकारता क्षेत्र आता है असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मुख्य पीठ है गुवाहाटी, खंडपीठ है कोहिमा, आइजोल और ईटानगर, 3 खंडपीठ है। नेक्स्ट है गुजरात 1960 और इसके अधिकार क्षेत्र आता है गुजरात और मुख्य पीठ है अहमदाबाद। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश 1971 और अधिकार क्षेत्र आता है हिमाचल प्रदेश और मुख्य पीठ है शिमला। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर 1928, अधिकार क्षेत्र आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख और मुख्य पीठ है श्रीनगर और जम्मू। नेक्स्ट है झारखंड 2000 में स्थापना हुआ था और अधिकार क्षेत्र आता है झारखंड और मुख्य पीठ आता है रांची। नेक्स्ट है कर्नाटक 1884, अधिकार क्षेत्र आता है कर्नाटक, मुख्य पीठ आता है बेंगलुरु, खंडपीठ आता है धारवाड़, गुलबर्गा। नेक्स्ट है केरल, स्थापना हुआ था 1956 और अधिकार क्षेत्र आता है केरल, लक्षद्वीप और मुख्य पीठ है एर्नाकुलम। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश 1965-56 और मुख्य पीठ आता है मध्य प्रदेश और सही अधिकार क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश और मुख्य पीठ आता है जबलपुर, खंडपीठ आता है ग्वालियर और इंदौर। नेक्स्ट है मद्रास 1862। नेक्स्ट अधिकार क्षेत्र आता है तमिलनाडु और पुदुचेरी, मुख्य पीठ आता है चेन्नई और खंडपीठ आता है मदुरई। नेक्स्ट है ओडिशा 1948, अधिकार क्षेत्र आता है ओडिशा और मुख्य पीठ है कटक। नेक्स्ट है पटना 1916, अधिकार क्षेत्र आता है बिहार और मुख्य पीठ है पटना। नेक्स्ट है पंजाब एवं हरियाणा 1966, मुख्य पीठ आता है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और मुख्य पीठ है सही अधिकार क्षेत्र पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, मुख्य पीठ है चंडीगढ़। नेक्स्ट है राजस्थान 1949 और स्थापना है 1949 में हुआ था, अधिकार क्षेत्र आता है राजस्थान, मुख्य पीठ है जोधपुर, खंडपीठ है जयपुर। नेक्स्ट है सिक्किम 1975, अधिकार क्षेत्र आता है सिक्किम और मुख्य पीठ है गंगटोक। नेक्स्ट है उत्तराखंड, स्थापना वर्ष 2000 और अधिकार क्षेत्र आता है उत्तराखंड और मुख्य पीठ है नैनीताल। नेक्स्ट है मेघालय, स्थापना हुआ था मार्च 2013, अधिकार क्षेत्र है मेघालय, मुख्य पीठ है शिलोंग। नेक्स्ट है मणिपुर, मार्च 2013 और अधिकार क्षेत्र आता है मणिपुर, मुख्य पीठ आता है इंफॉल। नेक्स्ट है त्रिपुरा, स्थापना मार्च 2013 और अधिकार क्षेत्र आता है त्रिपुरा और मुख्य पीठ है अगरतला। नेक्स्ट है तेलंगाना 1 जनवरी 2019, अधिकार क्षेत्र आता है तेलंगाना और मुख्य पीठ आता है हैदराबाद। 3 जो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन तीनों का स्थापना मार्च 2013 में हुआ था और सबसे न्यूनतम तेलंगाना 1 जनवरी 2019 तेलंगाना का हैदराबाद में है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्तियां, उनकी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 62 वर्ष है। इससे पूर्व राष्ट्रपति को संबोधन कर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है। ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, इनके पास अपना उच्च न्यायालय है। भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय 1862 में सर्वप्रथम तत्कालिक कलकत्ता, बंबई, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय की शक्तियां। अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों को मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। महान्यायवादी व महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायाधीश का उल्लेख किया गया।
यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक रूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। अनुच्छेद 76 ए के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर पदभार करता है। नेक्स्ट है, महान्यायाधीश की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं। अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत एक नियंत्रक एक महालेखक परीक्षक है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा। वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उसे संसद के पटल के पर रखवाते हैं। वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है जो विधान मंडल के पटल पर रखवाते हैं। भारत की संचित निधि। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों के संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत संचित निधि से निकाला या व्यय की जा सकती है। आकस्मिक निधि। संविधान के अनुच्छेद 267 संसद और राज्यों विधान मंडल को भारत या राज्य की आकस्मिक निधि सृजन करने की शक्ति देता है। नेक्स्ट है, राज्य का कार्यपालिका। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे राज्यपाल। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत योग्यता। हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल की योग्यता। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। नियुक्ति व पदावधि। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मान्यता 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर पदभार करता है। अनुच्छेद 156 ए के तहत राज्यपाल की शक्ति अथवा कार्यकारी शक्ति। राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की प्रसाद परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य विधान सॉरी दोस्तों राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, साहित्यकार के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव रखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे विधायी शक्तियां। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत, संबोधन, विकृत सत्रावसान कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही नियम बनते हैं। यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख लेता है। राष्ट्रपति के पास जो पावर सब है वही राज्यों में राज्यपाल के पास पावर है। सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन राज्यपाल किसके अधीन काम करता है? राष्ट्रपति के अधीन काम करता है। मतलब सब चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से बैठाया गया है, कोई किधर से भी कुछ भी कर ना पाए। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हम लोग करेंगे राज्य विधायिका। राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन संविधान सभा अथवा 2 सदनों विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होता है। वर्तमान में 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी राज्यों आंध्र प्रदेश में 48, उत्तर प्रदेश में 100, कर्नाटका में 25, तेलंगाना में 40, बिहार में 75 और महाराष्ट्र में 78 विधान परिषद हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे विधान परिषद कहाँ कहाँ है? 6 राज्यों में। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, बिहार और महाराष्ट्र में
इसलिए 6 राज्यों में विधान परिषद है। हम लोग पढ़ेंगे अब विधान परिषद। अनुच्छेद 169 के तहत अनुसार संविधान संसद विधान परिषद के गठन और विघटन कर सकती है यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस संबंधित संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्यों को बहुमत एवं उपस्थिति का मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाए। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्यों के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के अधिकतम 1/3 और 40 से कम नहीं हो सकती। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकती, परंतु इसका उत्साधन समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना उल्लेख किया गया है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व ही भंग कर सकता है। विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। नोट: अपवाद: गोवा और मिजोरम में 40 और सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य संख्या निर्धारित है। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक: सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मनाया गया, मतलब अपनाया गया है। कब मनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसके निचले भाग सप्तम जातीय देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रगान जनगण को संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। इसको गाने का समय 52 सेकंड निर्धारित किया, जबकि संक्षिप्त रूप से इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है। जैसे कि कोई जल्दी से है तो उसे 20 सेकंड में भी गाया जा सकता है, छोटे रूप में। इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष विनीश नारायण दत्त थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसके बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मंच से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे में शामिल केसरिया रंग साहस तथा शौर्य का प्रतीक, सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति एवं सत्य का एवं हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच नीले रंग की 24 तिलिया वाला चक्र, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया। ध्वजा की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः जो है 2:3 है, मतलब चौड़ाई 2 है और लंबाई 3 होती है। राष्ट्रीय कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत है, जो सामान्य वर्ष में 22 मार्च को तथा लीप ईयर में 21 मार्च को शुरू होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथरा टाइगरस को घोषित किया गया। मोर पावक स्टेटस को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन सूस को मान्यता प्राप्त होती है। गंगा डॉल्फिन जो होती है वो अंधी होती है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया गया है। हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय पंचायत। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से ड तक 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। 24 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। पंचायत राज से संबंधित समितियां: बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GV के राव समिति 1985, LM संजीव समिति 1986,
पीके थुंगन समिति 1988। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। समय से पूर्व भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य है। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल विषयों पर पंचायत को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 29 विषयों पर पंचायत को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। कैसे पढ़ेंगे? 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों पर पंचायत को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तालिका 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के भाग 9 का क अनुच्छेद 243 त से 243 य 6 तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किए गए। नगर पालिका मुख्यतः 3 प्रकार की है: नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सर्वप्रथम 1688 में मद्रास में नगर निगम की व्यवस्था की गई थी। लोक आयोग सेवा। लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो वो होता है उनका कार्यकाल। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए। निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले पूरा होता है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 है। हम लोग पढ़ेंगे भारत की राष्ट्रीय दल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC हाथ का पंजा, भारतीय जनता पार्टी BJP कमल का फूल हर एक बच्चा जानता है, बहुजन समाज पार्टी BSP हाथी असम को छोड़कर, भारत कम्युनिस्ट पार्टी हसिया और बाली, भारत कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हसिया हथौड़ा और तार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जोड़ा फूल, नेशनल पीपुल पार्टी पुस्तक 7 जून 2019 को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त। अब मैं आपको बता दूं जो केजरीवाल के आप पार्टी है वो भी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त कर चुकी है और इनमें से किसी एक को हटा भी दिया गया अभी पिछले महीने, जस्ट पिछले महीने ही, मतलब मार्च में ही। हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख संशोधन। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया। 76वां संशोधन अधिनियम 1975 भारतीय संविधान में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 76वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता सब जोड़े गए। नेक्स्ट भाग 4 के क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा हम लोग पढ़ेंगे 44वां संशोधन अधिनियम 1978 राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई है। मतलब एक ही बार पुनर्विचार के लिए भेजा सकता है। अगर वहां से फिर से पुनर्विचार होके आ गया तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति अपने पास ना एक वीटो पावर होती है उसके पास, उसके तहत भी उसको रख सकता है और उस पर कोई इसका जवाबदेही नहीं होता कि आपने उसका क्या किया। वो उसके राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, अनंत काल के लिए उसे अपने पास रख सकता है। राष्ट्रपति आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सदस्य विद्रोह शब्द रखा गया। 44वां संशोधन नियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा ही किया गया। राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा ही किया गया। 92वां संशोधन अधिनियम 1985 इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए 10वीं अनुसूची जोड़ाई गई। नेक्स्ट है 61वां संशोधन अधिनियम 1988 नागरिकों को मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है 59वां संशोधन अधिनियम 1991 संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए
70 संसदीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। 69वां संशोधन अधिनियम 1991, संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 संसदीय संविधान सभा की व्यवस्था की गई। 73वां संशोधन अधिनियम 1952, संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची छोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान, सॉरी दोस्तों ये 92 था, ठीक है, ऊपर वाला फिर से पढ़ देते हैं। 73वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संशोधन अधिनियम 1992, संविधान में भाग 9 का क तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 86वां संशोधन अधिनियम 2002, प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। अब आपको बताना है कि मूल अधिकार का जो दर्जा है वो किस अनुच्छेद में है, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है 51वां संशोधन अधिनियम 2003, इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित रखा गया, जो कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। 91वां संशोधन अधिनियम 2003, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। 97वां संशोधन अधिनियम 2011, सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया। 101वां संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत वस्तु और सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रावधान किया गया। आपको कमेंट बताना है कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था। 101वां संशोधन अधिनियम 2016, इसके तहत वस्तु और सेवा कर जीएसटी से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए। 102वां संशोधन अधिनियम 2018, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वैधानिक दर्जा। 103वां संशोधन अधिनियम 2019, सामान्य वर्ग के गरीब को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण की व्यवस्था। 104वां संशोधन अधिनियम 2019, लोकसभा एवं राज्यसभा के अनुसूचित जातियों और अन्य जातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्यसभा विधान सभा में नाम निर्देश द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन। 104वां संशोधन अधिनियम 2019, लोकसभा एवं राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के नाम निर्देश द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन। 105वां संशोधन अधिनियम 2021, यह अधिनियम सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने एवं निर्दिष्ट करने हेतु राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की शक्ति को पुनर्व्यवस्थित करना है। दोस्तों ये था हमारा भारतीय संविधान। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को 2 बार पढ़ के चले जाएं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता, क्योंकि मैं इस बुक को पढ़ के जाया करता था तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जो है वो संविधान से तो नहीं बचता था। तो आप इसको एक बार पढ़ के देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर दोस्तों जरूर करें और एक दोस्त को जरूर जोड़ने की कोशिश करें हमारे इस चैनल से,